वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम बैक टू बंक टू ब्रेन्स। मेरा नाम है अभिनव शर्मा और आज हम करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स वन का लास्ट चैप्टर जो कि है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला होगा जिसमें हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा होगा जिसमें हम पढ़ेंगे लेजर्स। तो पहले हम देखते हैं कि इन दोनों चैप्टर्स में है क्या। फर्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ट्रांसफॉर्मेशंस, मिचेल्सन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, वेलोसिटी एडिशन, ये सारे लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं। अब जो हमारा ये वाला टॉपिक था ये आपका थर्ड यूनिट में भी था, बट इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो फोर्थ यूनिट से ही आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको फोर्थ यूनिट में कवर करेंगे। जो हमारा दूसरा पार्ट आएगा इसका वीडियो का, जिसमें हम लेजर्स पढ़ेंगे, उसमें इंट्रोडक्शन टू लेजर्स, कोहेरेंस, आइंस्टाइंस ए एंड बी कोफिशिएंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ऑफ लेजर्स इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों का डिफरेंस आता है हीलियम नियॉन एंड रूबी लेजर्स का। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, जो कि है हमारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकॉल करेंगे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो अगर उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए तो वो इसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। या फिर अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और अगर हम बाहर से उस पर कोई भी फोर्स ना लगाए तो वो हमेशा के लिए रेस्ट पे ही रहेगी। अब जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है हमारा, जो बेसिकली तीन एक्सिस वाला जो हमारा ये ग्राफ जिसको आप बोलते हो, उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक मतलब जो लेमन लैंग्वेज होती है उसमें हम ये बोलते हैं एक्सिस सिस्टम, जिसमें लेंथ स्केल, टाइम स्केल, ये सारी चीज़ें होती है, जिससे हम एक पॉइंट को पता कर सकते हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है, किस टाइम पे उसकी क्या पोजीशन है। अब पहले तो दो फ्रेम होते हैं, एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल का मतलब जहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाइड होता है, ठीक है। और नॉन इनर्शियल होता है जहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो अप्लाइड नहीं होता है। जैसे कि अ बॉल चेंजेस इट्स पाथ व्हेन गेट हिट्स बाय अ बैट। मतलब एक बॉल आ रही है वेलोसिटी से, उस पर हमने बैट से फोर्स लगाया, उसने अपना पाथ चेंज करा, अपनी वेलोसिटी चेंज करी, डायरेक्शन चेंज करी, ठीक है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसे होता है, एक्सेलरेटेड, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा है, वो एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब वो एक्सेलरेशन में है। अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ बस इज प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। जैसे ये आपने देखा होगा, जब बस में या फिर गाड़ी में भी अगर आप बैठे हुए हो, एकदम से ब्रेक लगते हैं तो आप एकदम से आगे जाते हो, बट आप तो रेस्ट पे थे, है ना। तो ये एक्सेलरेटेड होता है, मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखना होता है। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो और एक बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो आपकी ट्रेन जब चलने लगती है तो आप अपनी तरफ से देखोगे तो आप तो बैठे हुए हो और वो बंदा पीछे जा रहा है, तो आपको लगेगा कि वो मूव कर रहा है, बट एक्चुअली में आप मूव कर रहे हो ट्रेन के साथ। तो ये सारी चीज़ें हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ेंगे। अब व्हाट इज स्पेशल, देखो दो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है, एक होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक होती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इनमें डिफरेंस क्या है। Special theory of relativity. It deals with object and system which are moving at constant speed with respect to each other or with respect to object at rest. ठीक है, ये होती है स्पेशल थ्योरी, जो हम बेसिकली जो हम देखते हैं, जो हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है, इट डील्स विद ऑब्जेक्ट एंड सिस्टम विच आर एक्सेलरेटिंग और डी एक्सेलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये अभी भी अंडर डेवलप्ड स्टेज है, मतलब इस पे, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा न्यूटन, एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है न्यूटन का टू बॉडी सिस्टम। अगर हमारे पास कोई दो बॉडीज है तो हम उसके ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम उन दोनों का पाथ जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, जैसे अर्थ और सन का सिस्टम है वो टू बॉडी सिस्टम है, बट अगर थ्री बॉडीज आ जाए और वो एक दूसरे पे जो है फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उनका पाथ जो है ना, कि वो कहाँ पे जाएगी, अगर इसने यहाँ फोर्स लगाया तो ऐसे घूमेगी, ये भी लगा रही है, ये भी लगा रही है, तो उनका पाथ जो है ना हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें ऐसे अंडर डेवलप्ड है, ऐसे ही जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी अंडर डेवलप्ड स्टेज है। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर है, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, a coordinate system with respect to which we measure the position of a point object of an event is called a frame of reference। मतलब कि अगर मेरे पास ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, यहाँ पे एक पॉइंट है, और तो मैंने इसको ओरिजिन से जैसे यहाँ मार्क करा कि ये इस इतने उस पे है, इसका एक्स वाई और जेड जो वो है वेक्टर जो है वो ये है, और इस टाइम पे ये यहाँ पे है, तो मेरे लिए ये जो पूरा है
ये जो है मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, जिससे मैं इस पॉइंट को पता कर सकता हूँ कि कहाँ पे है। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैव 4 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड और टी, जहाँ की टी जो है वो टाइम के लिए होता है। तो जहाँ पे ये 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पेस टाइम फ्रेम। स्पेस से जो है ये तीनों कोऑर्डिनेट्स कनेक्टेड है और टी से जो है ये टाइम कनेक्टेड है। To study an object, we should know about its location with its time and a length scale to measure. ये तो बेसिक सी बात है ऑब्वियसली। पोजीशन पता करने के लिए हमें कि वो कहाँ से कहाँ पे है, किस टाइम पे, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हमारा पहला आता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले तो हम देखते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक कंडीशंस क्या होती है। जैसे मेरे पास दो फ्रेम है, एक फ्रेम ऐसे और एक फ्रेम एस डैश है। अब जो एक्स एक्सिस है फ्रेम एस का, वो ओवरलैप करेगा एक्स डैश एक्सिस पे और फ्रेम एस डैश। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। यहाँ पे लिखा है एक्स विल ऑलवेज बी ऑन एक्स डैश ओवरलैप। वाई जो है वो इक्वल होगा वाई डैश के, और जो हमारा जेड वाला एक्सिस होगा वो इक्वल होगा हमारा जेड डैश के। बोथ फ्रेम्स आर इनर्शियल नेचर, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे चलेंगे, मतलब अगर ये इनर्शियल है, ये वाला फ्रेम ये चल रहा है, तो ये वाला फ्रेम जो है ये भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, जो कि क्या डेवलप करेगा कि ये वाला फ्रेम जो है इसके लिए इनर्शियल है। ठीक है, तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशंस थी। पहले हम एक ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, व्हाट इज एन इवेंट, 2 मार्क्स से आ जाता है। तो इवेंट क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम। इवेंट का क्या मतलब, मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे था, यहाँ पे था मतलब कि उसकी पोजीशन ये थी, ठीक है, एक्स वाई जेड की, और वो टाइम टी पे था। तो ये मेरा एक इवेंट हो गया कि इस ये एक इवेंट है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पे प्रेजेंट है इस टाइम पे। अब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती क्या है, तो मेरा पहला इवेंट है जो कि एस फ्रेम पे मेरा, उसमें एक्स वाई जेड मेरी लोकेशन है और टी टाइम पे है वो। इवेंट टू क्या है मेरा, कि ये जो ए पॉइंट है ये एक्स डैश वाई जेड और जेड डैश पे है, और टाइम जो है इसका टी डैश है। ठीक है, एस डैश फ्रेम में है ये। अब हमने क्या कंडीशन रखी थी कि ये वाले जो है दोनों के दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी इनर्शियल फ्रेम्स होंगे। जो एक्स है वो एक्स डैश के ऊपर ओवरलैप करेगा, y विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू y डैश, और z जो है वो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू z डैश होगा। अब मैंने एक पॉइंट लिया a, उसकी अगर मैं लोकेशन s फ्रेम के हिसाब से देखूं तो क्या आएगी, x को मेरे को लेना पड़ेगा उसके लिए, तो x y एंड z, और टाइम जो है वो मेरा t हो जाएगा। अगर मैं उसी पोजीशन को s डैश के हिसाब से देखूं तो मेरा क्या आएगा, x डैश y डैश एंड z डैश, और टाइम मेरा हो जाएगा t डैश। तो अगर मैं ओरिजिन से देखूं इस पॉइंट तक, तो मेरा एस फ्रेम के हिसाब से जो डिस्टेंस है वो है मेरा एक्स। और अगर मैं इस एक्स को, अब देखो ये वाला जो फ्रेम है ये वी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, और ये टाइम टी में है, मतलब ये जो बड़े वाला जो एस फ्रेम है वो टाइम टी में है। तो ये क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस मेरा ये वाला है, यहाँ यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके ओ डैश तक, मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी टी। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मेरी क्या है, वी, दोनों वी से चल रहे हैं, और टाइम कितना लिया है इसने, इसने टाइम लिया है टी। और ये वाला मेरा एक्स डैश, क्योंकि ये एस डैश वाले फ्रेम है तो ये मेरा एक्स डैश हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि ये जो मेरा एक्स है दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। क्लियर हुआ इतना, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू वी टी प्लस एक्स डैश। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, फॉर अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, अभी हम सिर्फ पोजीशन निकाल रहे हैं, मतलब उसके जो वेक्टर है वो निकाल रहे हैं। तो एक्स डैश हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वी टी। ठीक है, यहाँ से हमने एक्स निकाला था, अब हम यहाँ से एक्स डैश निकाल लेंगे, तो ये जो वी टी है इसको हम यहाँ पे भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स डैश मेरा आ जाएगा एक्स माइनस वी टी। वाई में कोई चेंज नहीं हुआ तो वाई जो है वाई डैश के इक्वल हो जाएगा। जेड में कोई चेंज नहीं हुआ, टी में कोई चेंज नहीं हुआ। अब जैसे हमने एक्स डैश वाई डैश ये वाली जो वैल्यूज़ है ये हमने निकाली है इस वाले फ्रेम के लिए, एस डैश जो है। अब हम किससे निकाल लेंगे, जो हमारा एस वाला फ्रेम है। तो एक्स तो हमारी यहाँ पे आई गई थी, तो इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया मैंने। वाई सेम रहेगा, जेड सेम रहेगा, टी सेम रहेगा। देखो टाइम जो है ना, टाइम एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी फ्रेम में चेंज नहीं होगी कभी भी। आप कहीं पे भी देखोगे टाइम सेम ही रहेगा, क्योंकि टाइम जो है एब्सोल्यूट है। टाइम इज़ नॉट लाइक पोजीशन, क्योंकि देखो इसका ओरिजिन यहाँ पे है,
इसका ओरिजिन यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ से एक्स एक्स जो मेरा वो है कोऑर्डिनेट, उसको मेजर करूँगा तो अलग वैल्यू आएगी, और यहाँ से मेजर करूँगा तो अलग वैल्यू आएगी। बट जो टाइम है, जो इस टोटल का टाइम है, वो टाइम सेम ही रहेगा। अब वेलोसिटी के लिए क्या निकालेंगे? आपने 11th-12th में देखा होगा वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt। अगर हम टाइम को पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। जस्ट डिफरेंशिएट पोजीशन यानी कि x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उससे हमारा क्या आ जाएगा, v डैश x इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी। ये क्यों है? क्योंकि देखो, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आप ये वाला खुद करके देखना, इसको जो है एक बार डिफरेंशिएट करना, यहाँ पे लिखना dx/dt डैश, यहाँ पे लिखना dx/dt, और इसको करोगे तो dt/dt आ जाएगा, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे vx आ गया, यहाँ पे vx डैश आ गया, और यहाँ पे v। अब dt/dt, dt और dt डैश ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्यों? मैंने क्या बताया था अभी, टाइम जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, एज टाइम रिमेन्स सेम। ये थोड़ा, जब भी ऐसे चीज़ें सॉल्व करो ना, तो एक स्टेप आगे मत चला करो। जो जो लॉज बना रखे हैं पहले से साइंटिस्ट जितने भी बड़े बड़े हैं, रिसर्चर, जो उन्होंने लिख रखा है उसके हिसाब से चला करो, ठीक है। तो ये छोटा सा नोट है आप लोगों के लिए। अब वेलोसिटी तो हमारी निकल गई, अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। फिर एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। और डबल डिफरेंशिएशन पोजीशन मतलब कि वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट कर दो तो हमारा जो है एक्सेलरेशन आ जाएगी। एक्सेलरेशन हमने क्या देखी, एक्सेलरेशन जो है तीनों के लिए सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। ये मैंने एक नोट लगा रखी है, जनरल इक्वेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे जनरल इक्वेशन के लिए लिख रखा है मैंने, किसी भी पॉइंट के लिए अगर आप देखोगे तो ये आप एक बार पढ़ लेना, ये सेम ही चीज़ है जो मैंने ऊपर बोली है, वही है। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पोजीशन निकाल ली, वेलोसिटी निकाल ली, और हमने वो निकाल ली एक्सेलरेशन। बट जो लेंथ है वो क्या होगी, मतलब जैसे आपने सुना होगा कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें वो लॉरेंट्स में आएगी, बट गैलीलियन ने भी ट्राई किया था उस टाइम पे। तो इसमें क्या लिखा है, इफ डेल्टा एक्स बी द लेंथ of a rod placed along the x-axis in frame S, and delta x dash be the length L dash along the axis x dash in frame S dash. We have L dash is equal to delta x is equal to L, ठीक है। यानी कि L dash और L जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसने गैलीलियन ने क्या निकाला कि लेंथ जो है वो सेम होती है इन आइदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नीचे क्या है, नीचे ये वाला क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट एल इज इक्वल टू एल डैश इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को पढ़नी है, ये एज इट इज़ लिख के आ सकते हो आप, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। जैसे जैसे फॉर्मूला लगा हुआ है ना वैसे वैसे लगानी है बस। जो जैसे आप उसमें निकालते हो डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वेक्टर वाले में निकालते हो, वैसी ही चीज़ है इसमें, बस दोनों में निकालनी है और लास्ट में आप देखोगे तो सेम आ जाएगा दोनों का, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी ये हम ऊपर देख चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन भी हम देख चुके हैं, सेम होती है। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ पॉइंट, ये मैंने नोट्स इसलिए लगा रखे हैं जिससे, अब देखो मैंने ऊपर ना सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले लिख रखे हैं यहाँ पे, है ना। थोड़ी थ्योरी जो नहीं लिख पाते, थ्योरी खुद बना के, वैसे तो बना लेनी चाहिए थ्योरी, कभी मैंने तो कभी पढ़ी नहीं है थ्योरी खुद, जो लिखने वाली पार्ट होता है, जैसे कॉन्क्लूजन्स लिख दिए यहाँ पे, ये स्टेटमेंट्स लिख दी 2-3, ये सारी चीज़ें खुद लिखनी होती है, ये कोई बताएगा नहीं आपको कभी, ठीक है ना। तो उसके लिए ये एक बार पढ़ सकते हो आप, इसमें एक्सेलरेशन के लिए थ्योरी पार्ट दे रखा है, ये भी पढ़ सकते हो। अब हम देखते हैं ये वाला एग्जांपल क्या कह रहा है, द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन फ्रेम एस डैश मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस, ठीक है। एस डैश वाले फ्रेम जो है उसके हमें दे रखे हैं एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। Calculates its position with respect to frame S if two frames were in coincident only 0.5 seconds before। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, हमारे पास टी डैश है, वी है, एक्स डैश है, सारी चीज़ें इसमें पुट कर दो, आपके पास ये आ जाएगा। वाई और जेड जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वाई डैश के इक्वल होता है, जेड डैश के इक्वल होता है, ये आपके पोजिशन आ जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। अब हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ईथर। ईथर आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, थॉर में सुना होगा, बट ये वाला दूसरा ईथर है। ईथर है क्या? इट इज़ अ वेल नोन it is a well known fact that it is a well known that sound waves require material medium for their propagation।
ये हमें पहले पता था कि साउंड वेव जो है स्पेस में जहाँ पे वैक्यूम होता है वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकती। Therefore, it was thought after the development of wave theory of light that light waves also require some medium for its propagation. पहले जब ये नहीं पता था कि लाइट जो है वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है, मतलब लाइट कैसे ट्रैवल करती है, ये पहले नहीं पता था। आइंस्टाइन ने फिर बाद में जाके बताया था कि वो पैकेट्स में, जिसको हम क्वांटा बोलते हैं, एनर्जी पैकेट्स में ट्रैवल करती है। ये सब पहले नहीं पता था। तो पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ ईथर था, जिसे हम टेस्ट करते रहते थे। मिचेल्सन मॉर्ले ने भी यही टेस्ट किया था कि ईथर है या नहीं है। तो ईथर का कॉन्सेप्ट ये था कि हम पहले सोचते थे कि साउंड को एक मटेरियल मीडियम चाहिए होता है, तो लाइट को भी एक मटेरियल मीडियम चाहिए होगा जिसमें वो ट्रैवल कर सके वैक्यूम में, जो कि नहीं होता। तो ये वाला एक कंक्लूजन निकला कि ईथर जो है वो होता है आउटर स्पेस में जिसमें लाइट ट्रैवल कर सकती है, और वो ईथर जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, नॉन रेजिस्टिव, बिल्कुल एकदम मतलब हवा की तरह होता है, मतलब हवा से भी और साफ। ये यहाँ पे लिख रखी है ईथर की वो। तो मिचेल्सन मॉर्ले ने क्या करा, एन एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय एल्बर्ट मिचेल्सन एंड एडवर्ड मॉर्ले इन 1887 टू मेजर द मोशन ऑफ अर्थ थ्रू द ईथर। हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि ईथर है या नहीं है? हम ईथर की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं विद द अर्थ। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो इसमें क्या अजम्पशंस ली? ईथर वाज अज्यूम्ड टू बी अ हाइपोथेटिकल मीडियम जो कि इनविजिबल था, मासलेस था, परफेक्टली ट्रांसपेरेंट था, नॉन रेजिस्टिव था, एट एब्सोल्यूट रेस्ट था। मतलब एक तरह से ये था ही नहीं। अगर आप इसकी वो देखोगे प्रॉपर्टीज, इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता, मासलेस है ही नहीं, परफेक्टली ट्रांसपेरेंट है, वापस दिखाई नहीं देता, नॉन रेजिस्टिव है, मतलब किसी को रोकता नहीं है, जैसे हवा भी रेजिस्टिव है, हवा भी रोकती है, एट एब्सोल्यूट रेस्ट है, मतलब बस पड़ा हुआ है। तो एक तरह से तो हुआ ही नहीं फिर, बट चलो इनका कुछ तो दिमाग हो गई। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं हम क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक लाइट सोर्स है, ठीक है, और ये कॉन्वेक्स लेंस है जिससे ये पैरेलल लाइट सोर्स आ जाए। ये हमने उसमें भी देखा था न्यूटन्स रिंग में, अगर आप लोगों को याद हो, कि पैरेलल लाइट रेज बनाने के लिए हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं। तो ये लाइट रेज आएंगी यहाँ पे, यहाँ तक जाएंगी। ये एक पार्शली रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टिव मिरर है, मतलब ये कुछ लाइट तो पास कर देगा और कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर देगा वो जाएंगी ऊपर और वापस आएंगी नीचे, और कुछ लाइट जो इसमें से पार हो जाएंगी वो जाएगी यहाँ पे और फिर वापस आएंगी यहाँ पे। तो इसमें लाइट की दो जर्नी हो गई, एक हो गई पैरेलल और एक हो गई परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाली पैरेलल हो गई, ये वाली परपेंडिकुलर हो गई। इसमें लिखा क्या है, द apparatus used by Michelson and Morley is known as interferometer। अब क्यों था ये? क्योंकि इनका जब ये जो टेलीस्कोप इन्होंने जब टेलीस्कोप में लास्ट में देखते थे तो इसमें जो है इंटरफेरेंस पैटर्न बनता था, जो कि नहीं बनना चाहिए था बट बनता था। इसलिए जो है इनका जो सेटअप है इसको इंटरफेरोमीटर बोलते हैं, सिंस इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम एक्सचेंज सेटअप मेड बाय इज एज। ये आप लोगों को बना के आना है पहले तो, और ये क्वेश्चन आता है इसका कि एक्सप्लेन द मिचेल्सन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, व्हाट आर देयर कंक्लूजन्स एंड व्हाट वाज अज्यूम्ड लेटर थ्रू दैट एक्सपेरिमेंट। तो अब हम समझते हैं कि मिचेल्सन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली में मतलब उन्होंने कैसे अज्यूम करा कि ईथर है या फिर नहीं है। तो पहले तो यही एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो मैंने आपको बताया ना अभी, कि एस जो है मोनोक्रोमेटिक है, और वो टेलीस्कोप, एक पार्शली पोलराइज मिरर, दो प्लेन मिरर है M1 M2, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें ना मैंने इसके बाद एक बुक का भी डायग्राम लगा रखा है जिससे आप लोग समझ जाओ कि ये एक्चुअली में कैसे बना है। ये बुक का डायग्राम आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे था ये मिचेल्सन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, वो हैंड ड्रॉन है। ये वाला आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें दो पार्ट है, अभी समझाऊंगा मैं। ये दोनों पार्ट का एक साथ बना रखा डायग्राम। अब वापस आते हैं कि इसमें था क्या। तो a beam of light is made a beam of light from the source is made to fall on the partially polarized glass plate. The incident beam is thus split up into two parts, A at right angles to each other and of equal intensity. A reflected one traveling upwards towards M1, ये वाला हमारा M1 है, A to B पे जो जा रहा है, और ये हमारा M2 है, A से C पे जो जा रहा है। ठीक है, the reflected ray suffers reflection at B at mirror M1 along its own path and gets transmitted through glass plate to telescope T. The other beam
रिफ्रैक्टेड वन जो कि पार होके निकल गई क्योंकि पार्शियली पोलराइज था, ऑल्सो गेट रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम मिरर M2, जो सामने मिरर रखा था उससे वापस रिफ्लेक्ट होके आई, एंड इज अगेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ग्लास प्लेट P ऑन टू द टेलीस्कोप। मतलब पहले तो वो रिफ्रैक्ट हो गई, फिर यहाँ पे ग्लास प्लेट थी परफेक्टली जो रिफ्लेक्ट कर दी थी, फिर यहाँ पे आई, फिर ये वाली जो ग्लास प्लेट थी इससे रिफ्लेक्ट होके वो टेलीस्कोप में आ गई। These two beams return to the telescope through the glass plate P, interfere with each other and an interference pattern can be observed. ठीक है, from figure it is seen that the beam reflected towards mirror M1 transfers the thickness of glass plate P thrice. मतलब जो M1 की तरफ गई है, M1 की तरफ इसने 3 बार जो है इस जो ग्लास प्लेट P है इसकी थिकनेस कवर करी है, ठीक है। Whereas one refracted onto the mirror M2 transfer the thickness only once. Hence the optical paths of two interfering beam are not equal, यानी कि इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया है क्योंकि उन्होंने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करा। They are made equal by planning a compensating glass plate P1 of equal thickness of as material P1। ये यहाँ पे तो थोड़ा सा नोटेशन की गड़बड़ है, एक को आप अलग कर लेना। तो इन्होंने क्या बोला है, अब ये वाली जो है ये छोटा डिस्टेंस कवर कर रही है एज कम्पेयर टू ये वाली 3 बार गई है इसक में से, जबकि ये वाली सिर्फ एक बार गई है। तो यहाँ पे हमने एक और प्लेट लगा दी जिससे इनका डिस्टेंस जो है ना वो इक्वल हो सके, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें देखना है कि ईथर से जो है कोई वो ईथर की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमें देखनी है। तो उसके लिए अगर पहले ही लाइट में इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाएगा जो कि डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि इन दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो फिर तो वो तो बेसिक इंटरफेरेंस वाला ही हो गया, उससे हमें ईथर का क्या पता चलेगा। इसलिए उसे कंपेंसेट करने के लिए हमने एक और वो रखा ग्लास प्लेट सेम मटेरियल वाला। द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू बीम्स। नाउ इफ द होल अपरेटस यानी कि अर्थ, क्योंकि ये अपरेटस अर्थ के साथ था, इज एट रेस्ट एंड द टू मिरर्स M1 एंड M2 आर एट इक्वल डिस्टेंस D, कैपिटल D, फ्रॉम प्लेट P1, देन टू रेज यानी कि AB जो ऊपर गई एंड AC जो सामने गई वो टेक इक्वल टाइम टू रिटर्न टू द ग्लास प्लेट। ये भी बात सही है, अगर पूरा ऑपरेटर्स अर्थ के ऊपर रखा हुआ है कहीं पे और अर्थ जो है वो रेस्ट पे है और M1 M2 जो है वो इक्वल डिस्टेंस है कहाँ से, A से, जैसे ये हमारा A है, यहाँ से M1 है, यहाँ से M2 है, यहाँ से M1 है और ये इक्वल डिस्टेंस पे दोनों में, तो लाइट रेज जो है वो इक्वल पाथ करे, इक्वल टाइम लेगी ट्रैवल करने के लिए, और ग्लास प्लेट जो P1 है उस पर एक ही टाइम पे वापस आएगी। बट एक्चुअली में क्या हुआ, अजम्पशन क्या लिखी गई कि द अपरेटस इज मूविंग विद द वेलोसिटी v फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद रिस्पेक्ट टू ईथर विच इज अज्यूम टू बी एट रेस्ट एवरीवेयर। मतलब अर्थ यहाँ है, ईथर ये है, अपरेटस यहाँ रखा है हवा में, और ये ईथर के साथ जो है मूव कर रहा है कहाँ से, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि अर्थ कैसे मूव करती है, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है अर्थ, ठीक है। और ईथर क्या है, ईथर खुद रेस्ट पे है, मतलब एक तरह से ईथर और जो अपरेटस है वो एक दूसरे से, मतलब वो एक ही सिस्टम हो गया है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ये तो सी, ये तो है ही, ठीक है। ए बी ए सी आर केप्ट इक्वल टू डी, यानी कि ये अगर P1 मिरर है मेरा तो ए बी और ए सी जो है वो इक्वल है, जिनकी लेंथ हमने डी अज्यूम करी है। ड्यू टू मोशन ऑफ द अपरेटस विद अर्थ द टाइम टेकन बाय टू रेज इन देयर जर्नी वुड नॉट बी सेम। अपरेटस जो है वो अर्थ के साथ मूव कर रहा है, लेट्स से इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो ये वाली रे तो ऐसे गई है, ठीक है। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर गया, ये मैं उल्टा लेके चलो ऐसे लेते हैं कि अपरेटस जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैंने जो है यहाँ से जो है प्लेट पे लग के ऐसे गई है ऊपर, पर जब तक ये वापस आएगा तब तक ये मूव कर चुका होगा थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा, बट मूव कर चुका होगा, तो ये लाइट जो है एक्चुअली में ऐसे आएगी वापस, और ये तो पैरेलल ही है, तो इसने जो है यहाँ से और शॉर्ट हो गया इसका डिस्टेंस क्योंकि ये और इधर आ गया, तो द टू इन द जर्नी वुड नॉट बी सेम। लेट अस लुक एट द ऑपरेटर्स फ्रॉम ईथर इन विच ऑपरेटर्स हैज वेलोसिटी v, ठीक है। कंसिडर द टाइम ऑफ ट्रैवल फॉर टू जर्नी, एक तो परपेंडिकुलर जर्नी हो गई ऐसे वाली A to B और एक होगी पैरेलल जर्नी ऐसे वाली, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर्स अलोंग AC हमारा क्या है, AC इज अपना जो पैरेलल वाली जो हमारी है। अब इसी डायरेक्शन में ऑपरेटर्स ही मूव कर रहे हैं, तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी अलोंग AC विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉम ईथर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है C माइनस वी, C जो है लाइट की स्पीड है और ऑपरेटर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो माइनस V इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑपरेटर्स विद रिस्पेक्ट टू ईथर, C इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है।
So time taken to cover the distance d from A to C is time is equal to distance अपॉन में speed. Speed हमारी ये है, distance अपना ये आ गया. ऑन द रिटर्न जर्नी फ्रॉम C to A, यानी कि इसका तो हमने निकाल लिया टाइम, इसका कैसे होगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू अपरेटस इज C प्लस V. क्यों? क्योंकि अब जो है, जैसे इसमें तो हमने माइनस कर दिया, रिलेटिव में क्या होता है? उल्टा होता है. अगर सेम डायरेक्शन में चीज चल रही है तो माइनस हो जाती है, और उल्टी डायरेक्शन में चल रही है तो प्लस हो जाती है. तो यहाँ पे C प्लस V हो गया. टाइम टेकन टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस D फ्रॉम C टू A हमारा ये आ जाएगा. अभी हम सिर्फ पैरेलल का निकाल लें तो टोटल टाइम हमारा कितना आ गया? टोटल टाइम हमारा ये आ गया यहाँ पे, ये वाला जो हमारा सिर्फ जो हमारा पैरेलल का है, मतलब पैरेलल का टोटल टाइम जो है A टू C एंड C टू A, वो हमारा ये आ गया. ठीक है. अब हम देखेंगे परपेंडिकुलर जर्नी. परपेंडिकुलर जर्नी में क्या दिक्कत है? अब देखो ऑपरेटर जो है यहाँ पे मूव कर गया, तो पहले अगर P1 यहाँ पे था, अब P1 यहाँ आ गया है. जैसे आपने देखा होगा एक एक फेमस बहुत वीडियो हुई थी उसकी, रेड बुल की. उन्होंने क्या किया था, एक ट्रक लिया उन्होंने और उस पर जो है कैनन अटैच करी, और उन्होंने कैनन को जो है मतलब इस डायरेक्शन में ट्रक चल रहा था और इसी डायरेक्शन में वो कैनन का फेस था. उन्होंने यहाँ से शूट करी ऊपर की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट. ठीक है. उन्होंने क्या देखा, जब वो स्ट्रेट शूट कर रहे हैं, जब वो आगे गए तो वो जो बॉल है वो उन्हीं के ट्रक पे वापस आई. कैसे? क्योंकि जब उन्होंने शूट करी थी तो खाली ऊपर नहीं, उस बॉल की इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी थी. ये आप लोगों को पता ही होगा. जब आप चलते चलते, जैसे आप चल रहे हो इधर, ठीक है, आपके हाथ में बॉल है और आपने ऐसे ऊपर उछाली, आप थोड़ा सा आगे पहुंच जाते हो तो बॉल जो है ट्रैवल करके ऐसे गिरती है, मतलब उसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आती है. तो ऐसा ही इसमें हुआ, जो apparatus है वो आगे मूव कर गया तो लाइट जो है अब उसका पाथ जो है ये हो जाएगा नया. इसमें भी हमने सेम तरीके से फिर हमने टोटल टाइम निकाला. हमने टाइम निकाला इसमें, ये वाला पूरा प्रोसेस आप ऐसे पढ़ के जा सकते हो, पर इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो ये वाला पार्ट, ठीक है, और उसके बाद आप सीधा टाइम भी लिख सकते हो. ठीक है. तो टाइम डिफरेंस अब निकालेंगे हम ट्रांसवर्स, उसमें ट्रैवल ऑफ ट्रांसवर्स लेंथ में और लॉन्गिट्यूडनल लेंथ में कितना हुआ. तो हमारे पास ये आ गया टाइम डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग बीम्स. This time difference delta t will introduce an optical path difference delta between the two interfering waves on account of velocity of the apparatus. मतलब ये जो हमारा टाइम डिफरेंस आया है, ये दोनों रेस के बीच का टाइम डिफरेंस है. मतलब इस टाइम डिफरेंस की वजह से एक पाथ डिफरेंस होएगा क्रिएट, क्योंकि अब जैसे दो लड़के हैं, एक तो इधर भाग रहा है, दोनों मतलब एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है, और इनको जो है इसी डायरेक्शन में वापस आना है एक पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे. अब इसकी जो है इसका पाथ जो है छोटा है, इसको यहाँ से यहाँ तक आना है, तो ये तो ऐसे जाके ऐसे आ गया, ये जो है घूम के और फिर वापस आ गया. तो ये जो एक्स्ट्रा जो पाथ है, ये जो है एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इनके बीच में टाइम की वजह से. जो इनका टाइम एक्स्ट्रा लगा है वो पाथ डिफरेंस क्रिएट करेगा. तो इससे हमने ये पाथ डिफरेंस यहाँ पे निकाल लिया. क्या लिखा है? इट इंडिकेट्स दैट ऑप्टिकल पाथ ए सी इज लॉन्गर कितना बाय डी वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. मतलब इससे जो है जो ए सी है, ये वाला जो पाथ है हमारा, जो पैरेलल पाथ था, वो एक्स्ट्रा है. कितना? इतना एक्स्ट्रा है एज कम्पेयर टू द ऑप्टिकल पाथ ऑफ ए बी. ठीक है. इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग रेज चेंजेस बाय लैम्डा, शिफ्टिंग ऑफ वन फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड. क्योंकि पाथ डिफरेंस हो गया यानी कि इंटरफेयरिंग पैटर्न तो दिखेगा. If n is the number of fringes that shift when interferometer is brought to rest, यानी कि v जो है जीरो हो गई, जो नीचे टेलीस्कोप था, ओ सॉरी, ये जो पूरा ऑपरेटर्स था, इसकी v जीरो कर दी तो फ्रिंज शिफ्ट आएगा इसमें. अब इक्वेशन 7 से जिसमें हमने वो पार्ट डिफरेंस निकाला था, हम इसमें से नंबर ऑफ फ्रिंजेस दैट विल शिफ्ट ये निकाल सकते हैं. ठीक है. अब इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द फ्रिंज शिफ्ट द होल ऑपरेटर्स वाज रोटेटेड 90 डिग्री. मतलब पहले जो सोर्स था वो हमारा यहाँ पे था, टेलीस्कोप यहाँ पे था, ये M2 यहाँ पे था और M1 यहाँ पे था. अब हमने इस पूरे के पूरे को जो है 90 डिग्री शिफ्ट कर दिया है. क्यों? हमें देखना है फ्रिंज में जो शिफ्ट आ रहा है वो कितना है. सो द apparatus is rotated through 90 degrees so that AB comes into the line of motion and AC perpendicular to it, so that optical path AB is now longer than optical path AC by some amount of dv square by c. पहले क्या हो रहा था, हमारा जो पैरेलली चल रहा था वो वाला डिस्टेंस हमारा ज़्यादा था,
जो परपेंडिकुलर था वो वाला कम था, कितने से, dv²/c² से। अब हमें देखना है कि जो फ्रिंज शिफ्ट है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमने इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया है पूरे को। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि ए बी जो है, जो परपेंडिकुलर था हमारा, वो ज़्यादा हो जाए कितने अमाउंट से, dv²/c² से, एज कम्पेयर टू ए सी जो हमारा पहले पैरेलल था। ठीक है। इन दिस सिचुएशन द टाइम डिफरेंस टी विल बी, इसमें हमने टाइम डिफरेंस निकाला पूरा का पूरा, तो हमारा क्या आया, -dv²/c², सेम पाथ डिफरेंस इन अपोजिट डायरेक्शन। So the total path difference between two rays become 2dv²/c³। ठीक है। Hence a shift of c², सॉरी एक सेकेंड, c² ही आएगा, c²। सो पूरा पार्ट डिफरेंस कितना निकला, जो शिफ्ट है, शिफ्ट कितनी आई, शिफ्ट हमने ऊपर निकाली थी यहाँ पे, ये वाले, ये शिफ्ट का फॉर्मूला था हमारा डेल्टा/में लैम्डा। ठीक है। तो हमने जब टोटल शिफ्ट निकाला तो हमें पता चला 2dv²/c² लैम्डा वॉज एक्सपेक्टेड। ये पूरा कैलकुलेशन है। 90 डिग्री जब हमने रोटेट करा तो इसमें हमने परपेंडिकुलर और पैरेलल वाली वो निकाल रखी है। इसको अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप लोग ये भी लिख दोगे ना तो काफ़ी रहेगा इसमें। द एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म वेरी केयरफुली एंड वॉज केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग अ शिफ्ट ऑफ 0.01 ऑफ अ फ्रिंज। हाउएवर नो सच फ्रिंज शिफ्ट वॉज डिटेक्टेड, वॉज ऑब्जर्व्ड। कंक्लूजन क्या आया, that there is no detectable velocity of earth with respect to ether। मतलब हम अपरेटस को ईथर के साथ मूव करा रहे थे और अर्थ और ईथर के बीच में हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे मिचेल्सन मॉडल में, बट कोई भी फ्रिंज शिफ्ट हमें ऑब्जर्व नहीं हुआ पूरे एक्सपेरिमेंट में जब हमने 90 डिग्री भी घुमा लिया। क्यों? क्योंकि ईथर और अर्थ के रिलेटिव में कोई वेलोसिटी डिटेक्ट ही नहीं हो पाई, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है ईथर और अर्थ में। तो experiment was carried out during day and night, also at different times of the year and at different places below the earth's surface or at high altitudes, to ensure that there was no reason for obtaining a null result. In all cases negative result was obtained. Hence hypothesis of the existence of stationary medium was disapproved। अगर आप लोगों को, अगर आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो ना कि इसमें हुआ क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले सेटअप तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे, वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स, उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस से पैरेलल करा, फिर प्लेन पोलराइज्ड, हाफ पोलराइज्ड, सॉरी पार्शियली रिफ्लेक्टेड, फुल्ली रिफ्लेक्टेड, एक और हमने क्यों डाला, और ऊपर वाला रिफ्लेक्टेड मिरर और नीचे टेलीस्कोप। सेटअप समझ आ गया। अब मैं बताता हूँ इसमें करा क्या एक्चुअली। हमें देखना था कि क्या जो वो है, जो दो लाइट रेज एक पैरेलल और परपेंडिकुलर गई है, क्या उसमें कोई पैटर्न बन पा रहा है इंटरफेरेंस का, क्योंकि उनका पाथ डिफरेंस होना चाहिए। ये जितनी भी हमने कैलकुलेशन करी है, ये सारी, ये हमने टाइम डिफरेंस निकाला है, ये हमने ये जो फ्रिंज शिफ्ट निकाला है, ये सारी एक्सपेक्टेड थी। मैंने ऊपर यहाँ पे क्या लिखा था, अज्यूम। ये सारी जो अजम्पशंस है, इसके बेसिस पे लेके हमने ये सारी कैलकुलेशन करी है, मतलब ये आना चाहिए था। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक यहाँ पे गई है, इसको इतना मतलब जो मैंने वो कैनन बॉल वाला आपको एग्जांपल दिया था कि बॉल आगे निकल जाती है, तो ऐसे ही लाइट जो है यहाँ पे आएगी। फिर हमने इसको 90 डिग्री पे रोटेट करा चेक करने के लिए कि क्या कोई सही में फ्रिंज शिफ्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, टोटल कितना होगा, सेम पार्ट डिफरेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम पार्ट डिफरेंस इन अपोजिट डायरेक्शन, फिर टोटल फ्रिंज कितना एक्सपेक्टेड था। बट एक्चुअली में क्या कंक्लूजन आया कि देयर इज नो डिटेक्टेबल वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू ईथर। क्यों? क्योंकि ईथर था ही नहीं पहले से। ये एक असम्पशन थी। ईथर जो एक हाइपोथेटिकल मटेरियल है, जो पहले सोच के चलते थे कि हाँ लाइट को तो ज़रूरत है किसी मटेरियल की, बिना मटेरियल कैसे चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें तब तक साउंड वेव्स के बारे में पता था, लाइट के बारे में इतना नहीं पता था। तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो है नल रिजल्ट आया हर केस में। इसको जो है दिन में करा, रात में करा, अलग अलग साल के अलग अलग टाइम पे करा, अलग अलग जगहों पे करा, अर्थ के सरफेस के नीचे करा, हाई एल्टीट्यूड्स पे करा। इससे ये ना हो कि कभी एल्टीट्यूड से कोई फ़र्क पड़ता हो, ईथर जो है हाई एल्टीट्यूड पे ज़्यादा वो हो। तो हर जगह पे नल रिजल्ट आया। हेंस हाइपोथेसिस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेशनरी मीडियम वाज डिसअप्रूव्ड।
null result of Michelson-Morley experiment was explained by the novel and revolutionary ideas of Einstein in 1905 that ether is a meaningless concept. अब देखो आइंस्टाइन भी बहुत तमीजदार इंसान नहीं था, इतनी गंदी तरह से बोलने की क्या जरूरत थी. Ether is a meaningless concept and speed of light is independent of the motion of the light source or receiver. That is, it is a universal constant. देखो बहुत सारे बहुत ही कम मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है. क्या? एक तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, एक आप हो गया लाइट की स्पीड. लाइट की स्पीड जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब कहीं भी चले जाओ आप यूनिवर्स में, लाइट की स्पीड सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी अगर कोई बाहर का फोर्स नहीं लग रहा हो भाई. ठीक है, ये पूरा डायग्राम, ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप ही था. ठीक है, अब इसके बाद मैं एक दूसरी आपको पीडीएफ में लेकर चलता हूँ, उसमें मैं बताता हूँ कि इसके बाद आइंस्टाइन ने क्या पोस्टुलेट्स दिए थे. तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ नल रिजल्ट्स. मतलब नल रिजल्ट से फिर निकला क्या. तो देखो ईथर का जो कॉन्सेप्ट था ना, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका था फिजिक्स के लिए उस टाइम के लिए, क्योंकि लाइट का मूवमेंट थ्रू वैक्यूम एक्सप्लेन करना वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तब तक हमारे पास एनर्जी इक्वेशंस और जो आइंस्टाइन ने दी थी एनर्जी मास रिलेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला क्वांटा, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे नहीं थी. तब ईथर जो है काफ़ी ज़्यादा होपफुल एक हाइपोथेसिस लगती थी कि हाँ ऐसा ही होगा. तो इसे प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे वो इंटरप्रिटेशन या फिर एक्सप्लेनेशंस दी गई. To preserve the concept of stationary ether, a number of explanations were given to explain the null result of Michelson-Morley experiment. Ether drag hypothesis. Michelson himself gave the suggestion that Earth dragged along with the ether in its immediate neighborhood, and there was no relative motion between two. मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और उसने क्या बोला कि इसके आसपास का जो ईथर था इसके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी इसलिए नहीं करी गई क्योंकि जिस उससे ईथर चल रहा था, तो ईथर जो है अर्थ को साथ साथ घसीट रहा था. मतलब कि अगर मेरे पास कोई जैसे मैं जो है चल रहा हूँ ग्राउंड पे, ठीक है, मैं अपने पैर जो है एकदम ज़मीन से लगा के चल रहा हूँ, मतलब उठा नहीं रहा हूँ, तो उसकी जो मिट्टी होगी ज़मीन पे जो होगी वो मेरे साथ चलती रहेगी. तो वो मेरे साथ होगी, मतलब वो मेरे सिस्टम में आ गई, मतलब मेरी और उसकी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है. रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है. क्यों? क्योंकि हम एक ही स्पीड से चल रहे हैं. तो ये मिचेल्सन ने बताया उस टाइम पे कि ये उसने एक्सप्लेनेशन दी कि इसलिए हम निकाल नहीं पाए. ठीक है, फिर उसने क्या बोला, देयर वॉज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू एंड हेंस नो फ्रेंडशिप वॉज ऑब्जर्व्ड. बट दिस वॉज easily demolished by Lodge. इसने क्या बोला, who measured the velocity of light near rapidly moving bodies and came to the conclusion that not more than 0.5% of light speed of velocity of light can be communicated to the ether. So इसका क्या मतलब है, देखो अब जो मिचेल्सन था उसने जो है अर्थ को लेके पूरा अर्थ और ईथर की जो है रिलेटिव वेलोसिटी निकाली. लॉज ने क्या किया था, लॉज ने बहुत छोटी बॉडीज़ ली. लॉज ने जो है मैं वैसे बताता हूँ उसने क्या किया था, उसने दो सर्कुलर डिस्क ली थी और उसे बहुत फास्ट घुमाया था, और उसके रिलेटिवली उसने देखा क्या ईथर जो है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकल पा रही है. तो उसमें भी जो है वो अ, उसने उसने बताया था कि हाँ 0.5% ऑफ लाइट ऑफ स्पीड हम देख सकते हैं नियर स्मॉल फास्ट मूविंग बॉडीज़. बट उसने क्या बोला था कि ईथर जो है ड्रैग कर रहा था अर्थ के साथ. बट जब लॉज ने देखा छोटी बॉडीज़ के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा था. उसके बाद लॉरेंस फिट्जगार्ड जो थे उनका था हाइपोथेसिस कि इन सेम ईयर इन 1892 Lawrence put the suggestion that probably there was interaction between ether and a material body moving relative to it, and as a result the body gets shortened in all its dimension parallel to the relative velocity, such that if let L naught be the length of body when at rest and let it be moving with the velocity v parallel to its length, then new length is given by this. ये हमारा उसमें आएगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला जो है. ठीक है, if we make use of the suggestion in the experiment discussed, we will find that distance AB will remain unchanged and AC will get shortened. Substituting this for D in the experiment for T time of the parallel, जो हमने ऊपर निकाला था पैरेलल, उसमें फिर हमने जो लॉरेंस ने बोला उसको हमने वैल्यू डाली. तो हमारे पास क्या है कि टी जो है टी परपेंडिकुलर है और टी पैरेलल जो है उसकी फिर वही सेम आ रही है वापस.
From the equation for delta t is equal to 0, after rotating by 90 degree, again delta t dash will be 0. This contraction hypothesis easily explains why m is equal to m. Experiment gave negative result again. फिर उसके बाद एक आया था consistency of speed light. 18 years later, 1905, simple and true explanation for negative result of Michelson-Morley experiment was furnished by Einstein. Einstein ने क्या बोला? He proposed that velocity of light is in the space is a universal constant and doesn't depend upon the motion of source and observed. The light would take equal time to travel two paths in Michelson-Morley experiment. T1 is equal to T2 is equal to 2L upon C. Hence no fringe shift is to be observed. मतलब जो उसने assumption ली थी कि fringe shift observed होगी वो उसमें नहीं हुई. और उसका आइंस्टाइन ने क्या बोला? क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स में. मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक पाथ अलग चलेगी वो एक पाथ अलग चलेगी. तो सेम पाथ जो है लाइट सेम टाइम में कवर करेगी, इसलिए फ्रिंज शिफ्ट कोई ऑब्जर्व नहीं हुई. अब सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव रिजल्ट, ये मैं 2 सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ, इसको पढ़ो, इस वाली चीज़ को आप लोग खुद पॉज कर लो, ठीक है. ये एग्जांपल हमें नहीं करना है. पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आता है ज़रूर, ठीक है. इसको एज इट इज़ याद करके चले जाना, बहुत बेसिक है तो मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ. जैसे न्यूटन्स के लॉ होते हैं वैसे ही है. पोस्टुलेट्स है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी into inertial system of reference in uniform transition motion relative to each other, all laws of nature or the fundamental laws of physics are identical and same. मतलब कि अगर दो सिस्टम चल रहे हैं और मतलब हम उनको रेफरेंस लेके चल रहे हैं एक फ्रेम को, तो अगर एक फ्रेम में सारे फंडामेंटल मतलब लॉज ऑफ नेचर लग रहे हैं तो दूसरे वाले में भी ऑटोमेटिकली लगेंगे. द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट नॉट ओनली ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बट ऑल्सो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर. मतलब सूरज से अगर तुम्हारी तरफ लाइट आ रही है तो उसकी वेलोसिटी सेम होगी अगर तुम खड़े हो और साथ में तुम्हारा दोस्त खड़ा है और दोनों सन की तरफ सन से जो है देख रहे हो लाइट कितनी टाइम में आती है, दोनों के लिए सेम होगा. 8 मिनट से लगेंगे दोनों के लिए, ठीक है. अब वापस हम उसमें चलते हैं. लास्ट हो गया हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एज सच इन थ्योरी बहुत नहीं आता है, इसके पास फॉर्मूलाज है, ये छोटे मोटे फॉर्मूलाज है, ये आप लोग एज इट इज़ इसको याद कर लो, ठीक है. एक गामा इसमें टर्म होती है जो कि हर जगह आपको यूज़ होती हुई दिखेगी. गामा की वैल्यू याद कर लो, ठीक है. एक्स डैश टी डैश वाई डैश जेड डैश ये दोनों तो इक्वली होते हैं दोनों के, ठीक है. एनर्जी एंड मोमेंटम वाला होता है. मैं इसके नोट्स वैसे एक अलग पीडीएफ डाल दूंगा जिसमें से आप देख सकते हो. बट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में एज सच जो है कोई थ्योरी वाला पार्ट इतना है नहीं. जो फॉर्मूलाज है ये वाले ज़रूर याद रखना क्योंकि इसमें एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आता है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बताओ या फिर टाइम डायलेशन बताओ. ये मैंने ऐड कर रखे हैं पेड नोट्स में भी. अगर आप लोगों ने लिए होंगे तो आप उसमें भी देख सकते हो, वरना मैं इसमें अलग से एक पेज ऐड कर दूंगा जिसमें जो है सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए होंगे. हाँ, देवराज सिंह जो है वो बुक है जहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो. अब तक तो आपको पता चल गया होगा, वैसे ये आपके सेकेंड सेमेस्टर में भी देवराज सिंह की होगी. वॉल्यूम दूसरी हो जाएगी बट देवराज सिंह की चलेगी, ठीक है. थ्योरी वाला पार्ट जो होगा रिटर्न वाला पार्ट वो मैं डाल दूंगा अलग से एक, मतलब इसी में अटैच कर दूंगा या तो पीडीएफ के पेजेस जो जिसमें हम पढ़ रहे थे, या फिर मैं अलग से उसको डलवा दूंगा जिसमें आप पढ़ सकते हो थ्योरी वाला पार्ट. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो as much as possible.